गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आप लोग क्या हुआ, मैट्रिक पास कर गए क्या? चलिए मैट्रिक पास करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा मेरी तरफ से। अब मैट्रिक पास करने के बाद अब आप लोग साइंस लेने पर विचार कर रहे हैं। तो साइंस का कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री से आपको पीछा नहीं छूटने वाला है जब तक आप साइंस रखेंगे। तो ये केमिस्ट्री जो है आप लोग के लिए जनरली मैट्रिक तक क्या है कि कोई भी टॉपिक जो थोड़ा सा भारी भी लगा, ठीक है, तो उसको रट कर पार कर दिए। लेकिन अब जो है आगे रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैट्रिक का सिलेबस था छोटा और इंटर का सिलेबस क्या है, बड़ा है। तो इसे रट कर तो आप पार नहीं कर सकते हैं, तो इसे समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए आपको क्या होगा, बेसिक चीज़ सबका जानकारी होना जरूरी है। और उसके लिए हम लोग शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर? 11th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु का संरचना। क्यों, इस चैप्टर का क्या महत्व है, पहले तो हम लोग को ये जानकारी लेना है कि ये चैप्टर हम लोग कैसे समझने में मदद करेगा। इसके लिए छोटा छोटा एग्जाम्पल कुछ लेकर आप लोग कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बताने का। क्योंकि किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक क्या होगा, आप उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा सोच लीजिए, आप मार्केट गए हैं एक मोबाइल खरीदने के लिए। क्या करने के लिए? मोबाइल खरीदने के लिए। तो आप सबसे पहले मोबाइल का डिब्बा को उठाते हैं, देखते हैं उसके फीचर्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या खूबी है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना जीबी का रैम है, ये सब देखते हैं। और इसके बाद ही आपका क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट होता है और आप उसे लेने का विचार करते हैं। तो उसी तरह कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई के लिए क्या है, आपको पहले जानना है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक उसका इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलेगा तब तक उसका महत्व आपके लिए कुछ भी नहीं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का महत्व जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। जैसे आप लोग मैट्रिक से मैग्नीशियम क्लोराइड इंग्लिश में लिख रहे हैं ताकि यौगिक का नाम इंग्लिश में लिखने से सुविधा होता है। जैसे फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो इंग्लिश में क्या है, आस, इक, ये सब जोड़कर किया जा सकता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका सूत्र क्या होगा? तो आशा कर रहे हैं आप लोगों में से बहुत सबको मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र पता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र पूछने पर बहुत सबका आंसर होगा MgCl2, और 100% ये आंसर क्या है, सही। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, सूत्र यानी फॉर्मूला, तो ये भी आप लोग बहुत सब बता दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा, CaO। अब देखिए कुछ क्वेश्चन किसी किसी का माइंड में आएगा, कभी 2 लगा देते हैं, कभी 2 नहीं लगाते हैं, ये कैसे होता है? तो इसके लिए आप लोग व्याख्या भी आप लोग 9-10 के क्लास में रहा होगा कि ये यौगिक का निर्माण निर्भर करता है उसमें मौजूद जो तत्व है उस तत्व के संयोजकता पर, राइट। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इस तरह पढ़े हैं, मैग्नीशियम लिखेंगे जिसका प्रतीक सिंबल हो गया Mg। क्लोराइड यानी इसमें कौन सा तत्व है, क्लोरीन नामक तत्व। अब दोनों के संयोजकता को उसके नीचे लिखते हैं और इस तरह से क्रॉस गुना करते हैं, है ना। तो क्रॉस गुना जैसे किए तो मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, 1, और Cl के साथ क्या हुआ, 2। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिख दिए तब, MgCl2। अब अगर क्वेश्चन यहां से अराइज किया जाए माइंड में कि मैग्नीशियम का संयोजकता हम कैसे जाने 2 और क्लोरीन का संयोजकता कैसे जाने 1 होगा, तब फिर इसके लिए आपको मैग्नीशियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था। तब फिर कहां जाना पड़ेगा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, 2, 8, 2। अब हम लोग देख रहे हैं बाहरी कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका संयोजकता कितना लिख लिए, 2।
सेम उसी टाइप से क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17। यानी देखिए क्या क्या जरूरत पड़ा, पहले परमाणु संख्या का जरूरत पड़ा, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जरूरत पड़ा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आप लिखे 287, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 7। तो इससे अष्टक पूरा करने के लिए अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन यानी उसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो गया क्लोरीन का 1। और इस तरह क्रॉस करके आप लोग क्या लिखते हैं MgCl2। सेम उसी तरह से अगर आते हैं सेकंड वाला एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, तो कैल्शियम का लिखे Ca, ऑक्सीजन का लिखे O। ऑक्सीजन का संयोजकता के लिए फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या 8 यानी 2 6। अब बाहर देखना है कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अपना अष्टक को पूरा कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन के संयोजकता के जगह पर आप क्या लिखे 2। अब आते हैं कैल्शियम। ये जो कैल्शियम है इसका परमाणु संख्या होता है 20। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो इस तरह से लिखा जाता है 2 8 8 2। अब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैल्शियम का भी संयोजकता क्या होगा 2। और इस तरह से जब क्रॉस गुना करेंगे तब दोनों के पास 2 है, दोनों के पास 2 है यानी इस तरह का होना चाहिए। और दोनों में समान 2 2 होने के कारण ये 2 2 कैंसिल हो जाता है और क्या फॉर्मूला मिल जाता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग विच इंप्लाइज दैट CaO। अब देखिए कुछ मन में सवाल आना चाहिए, बाहर 2 कैसे हुआ? बोले 20 है तो 2 8 10 18 10 8 18 2 20। लेकिन जहां तक हमको पता है कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है, नाभिक में कौन कौन रहता है N यानी न्यूट्रॉन और P यानी प्रोटॉन, और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए पाए जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका व्यवस्था होता है कि एक ही वृत्ताकार पथ पर सब नहीं रहकर भिन्न भिन्न पथ पर रहता। तो जहां तक हम लोग को जानकारी है प्रथम कक्षा में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं पहला कक्षा में 2 देने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे कक्षा में कितने रह सकते हैं तो 8, और तीसरे कक्षा में कितना रह सकते हैं तो 18। ये कितना इलेक्ट्रॉन रहता है एक कक्षा में या रह पाएगा एक कक्षा में, इसके लिए आप लोग मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़े हैं 2n²। n क्या है कक्षा की संख्या, यानी पहली कक्षा तो n का मान 1 बैठा देंगे, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 × 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरी कक्षा यानी 2 का स्क्वायर 4 × 2 यानी 8। तीसरी कक्षा यानी 3 का स्क्वायर मतलब 9 × 2 18। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ये 2n² फॉर्मूला कहां से आया, कैसे होगा ये फॉर्मूला या कैसे हुआ ये फॉर्मूला। तो इस तरह बहुत सारा सवाल मन में आएगा, वो सारे सवाल का जवाब देगा कौन सा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखे थे मैग्नीशियम ये समझ में आ गया, पहला में 2, इसके बाद वाला में कितना 8 और 2 को बचा तो तीसरे कक्षा में 2 रहेगा, इसका भी समझ में आ गया, इसका भी समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर डाउट शुरू हुआ कि कैल्शियम का 2 8 8 2 क्यों होगा, हिसाब से तो ये होना चाहिए था 2 8 10। क्यों 10? क्योंकि तीसरे कक्षा में जब 18 रह सकता है तो हम लोग 8 लिखने के बाद ही क्यों आगे चौथे कक्षा में जाएंगे। तो इसमें आप लोगों का बहुत सबका आंसर होगा सर समयोजी कक्षा यानी बाहर वाले कक्षा में क्या होते हैं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इसलिए गलत। क्यों 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएगा, या अगर 8 से ज्यादा नहीं रह पाएगा तो कितना तक रह सकता है, ये सारे सवाल का जवाब देगा कौन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे अगर 2 8 8 2 आप तो लिख दिए,
20 तक के लिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको पूछा जाए Fe जिसका परमाणु संख्या होता है 26, अब इसका व्यवस्था क्या होगा? तो आप लोगों के मन में बहुत सारा आ सकता है, जैसे किसी का ये हो सकता है 2 8 10 8 10 8 18 8 26। किसी का मन में ये भी हो सकता है 2 8 16 2। किसी का ये भी मन में आ सकता है 2 8 10 और 16 26। तो ये वाला से तो आपका पार हो गया कि चलिए अंतिम कक्षा में क्या हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं रह सकता, उस हिसाब से तो ये आपका कैंसिल हो गया। लेकिन अब आपका 2 ऑप्शन बचा, ये दोनों में से कौन सा सही है? 2 8 10 2 8 10 12 14। अब ये सवाल के जवाब के लिए आपको हेल्प कौन करेगा? यही चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर और भी कुछ चीज का जानकारी, जैसे कैल्शियम सल्फेट, तो ये सल्फेट क्या होता है, ये नाइट्रेट क्या होता है, ये सब के बारे में भी जानने के लिए आपको पहले क्या होगा, परमाणु के संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जब तक आपका दिमाग में सेट नहीं होगा तब तक आप कह सकते हैं केमिस्ट्री पूरा नहीं हो सकता, यह अधूरा ही रह जाएगा। और इसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तब देखिए किस किस चीज से आना पड़ा, पहले उस पर ध्यान दीजिए कि उसका परमाणु संख्या कितना होता है। हाँ, केमिस्ट्री में ये कह रहे थे अभी थोड़ा देर पहले कि रटना नहीं है, समझना है। हाँ, लेकिन कुछ चीज है जो आपको रटना भी पड़ेगा। जैसे क्या है कि किस तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, या ये परमाणु संख्या है क्या, ये सब के बारे में आपको क्या होगा, पहले जानकारी लेना पड़ेगा। और जब तक आपको परमाणु संख्या पता नहीं होगा आप उस तत्व के बारे में कुछ भी नहीं बता पाइएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्या हेल्प करेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी तत्व किससे बने होते हैं, परमाणु से। अच्छा, ये परमाणु यानी एटम होते क्या है, क्योंकि इसे जानना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग कहें कि कोई मानव शरीर, जैसे मान लीजिए मेरा शरीर किससे बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा सेल यानी कोशिका से बना हुआ है, जिसका सूक्ष्मतम इकाई क्या हो गया, सेल या कोशिका। उसी तरह कोई भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या हो गया, परमाणु यानी एटम इंग्लिश में जिसे कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये परमाणु क्या है, सब तत्व और परमाणु में होता क्या है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आया था कि परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य, इनडिविजिबल, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आगे डिस्कवरी यानी खोज के बाद ये मिला कि परमाणु को तोड़ने पर 3 मुख्य यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सवाल यह है कि किसी भी तत्व के परमाणु, तो जैसे मान लेते हैं लोहा का तत्व लेते हैं, लोहा नामक तत्व लिए, और एक ले लिए मरकरी। अब सवाल होगा कि लोहा का जो परमाणु है उसको भी तोड़ेंगे तो यही चीज मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मरकरी नामक तत्व का एक परमाणु लेंगे उसको भी तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अगर ये दोनों समान घटक से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो दोनों समान गुण क्यों नहीं दिखाते? कोई धातु देखिएगा क्या है, विद्युत के सुचालक, यानी कोई तत्व क्या है, हम उसे धातु कह रहे हैं, तो किसी तत्व को अधातु कह रहे हैं, तो कोई धातु क्यों होगा, कोई अधातु क्यों होगा? किसी किसी में देखिएगा क्या है, चमक है, कोई आघात को सह सकता है, कोई आघात को सह नहीं सकता है। तो ये सब के पीछे कारण क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या में भिन्नता, और संख्या में भिन्नता होने से क्या होगा, उसका व्यवस्था में भिन्नता होगा। किसके बारे में तब जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था यानी उस परमाणु का संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। दैट मींस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानना पड़ेगा। अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब तक कॉन्सेप्ट नहीं घुसेगा
तब तक हम लोग ये सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ दो एक को जो है बेसिक चीज का जानकारी लेते हैं, जो आप लोगों का मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, उसी के बारे में जस्ट एक टॉपिक आज ले रहे हैं। कौन सा? परमाणु संख्या। जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो आप इस तरह का डेफिनेशन शायद पढ़े हैं पहले। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल सोडियम का परमाणु संख्या कितना? तो आपका आंसर होगा 11। अर्थात हम ये कह सकते हैं सोडियम नामक तत्व जो है, इसका अगर एक परमाणु ले लें तो उसका जो नाभिक होगा उसमें 11 गो प्रोटॉन होगा। ठीक। अच्छा, 11 गो अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। कितना होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, भले उसका व्यवस्था अलग अलग कक्षा में होता है। तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है, चाहिए लिखने के ऊपर में ये दिखा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होते हैं और प्रोटॉन पर क्या होते हैं? धनावेश। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, तो हम लोग परिभाषा में तो ये भी दे सकते हैं, किसी तत्व के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हम लोग क्यों नहीं देते हैं? प्रोटॉन के संख्या को ही क्यों यूज करते हैं? तो इसके पीछे कारण यह है कि किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो परिवर्तनशील, अर्थात वो परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तित हो सकता है इस सेंस कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया, या वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, यानी आकर्षित किया, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या परिवर्तन हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या वेरिएबल है, यानी वो वेरी कर सकता है, तो हम लोग डेफिनेशन के लिए उसे नहीं ले सकते। नहीं तो आपका इस तरह का हो जाएगा कि जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहेंगे? सोडियम कहेंगे। कैसे होगा? क्यों? क्योंकि 11 है, 2 8 1 एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे भी सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला को हम क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। तो सेम इस तरह का भी तो आ जाएगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वाला को हम क्या कहते हैं? नियॉन कहते हैं। तो सेम डेफिनेशन आ गया कि अब इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 है, तो हम कैसे पता लगाएंगे वो क्या है? नियॉन है या तो फिर सोडियम। तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या जो वेरिएबल है, भिन्न क्या करता है? वेरी करता है, इसीलिए हम लोग डिफाइन करते समय क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का संख्या नहीं लेके प्रोटॉन की संख्या लेते हैं। और प्रोटॉन नाभिक यानी उसका केंद्र का हिस्सा है, जिसके संख्या में परिवर्तन संभव नहीं होता है। इसलिए हम लोग परिभाषित करते समय किसका यूज करते हैं? प्रोटॉन की संख्या। तो फिर से परमाणु संख्या का डेफिनेशन क्या हुआ? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को सूचित कैसे किया जाता है? परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है? Z से सूचित किया जाता है। तब हम कह सकते हैं किसी तत्व के लिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ आप उसे रिलेट कर सकते हैं। किस स्थिति में? उदासीन परमाणु, अर्थात उस परमाणु के पास कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। चार्ज नहीं है इन द सेंस, जैसे किसी के पास इस तरह का हम लोग लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? प्लस चार्ज है। किसी के पास इस तरह लिख देते हैं तो क्या बोलते हैं? माइनस चार्ज है। इस तरह अगर कोई चार्ज ना हो, अर्थात उदासीन हो, उदासीन परमाणु के स्थिति में क्या होता है? Z
इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, और जिसे हम बराबर लिख सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हुआ परमाणु संख्या। उदासीन के स्थिति में क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। अब सवाल यह होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से तो हम लोग इस सब को डिफाइन कर रहे हैं, न्यूट्रॉन का क्या महत्व है, न्यूट्रॉन क्या करता है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब किसके बारे में जानेंगे, द्रव्यमान संख्या, फिर समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, ये सब के बारे में। तो क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये परमाणु का संरचना यानी इसके बारे में जानने से पहले, और एक चीज मैट्रिक में आप लोग का था लेकिन अगर उसको ध्यान नहीं दिए थे उस समय, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम अभी शुरुआती 1 से लेकर 30 तक का परमाणु संख्या आपको याद करना पड़ेगा, जिसका कलेक्शन हम आपको दे देंगे। तो 30 तक का परमाणु संख्या अगर आपका याद रहता है और ये सब चीज को समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री कुछ भी भारी नहीं। ठीक, थैंक यू।